यू नीड टू हियर दिस। इमेजिन करो, आंखें बंद करके ध्यान लगाने वाले आश्रम में AK-47 जैसी राइफल्स क्या कर रही थी। एक सन्यासी जिसने जिंदगी भर लोगों को मोह माया छोड़ने का ज्ञान दिया, उसके खुद के पर्सनल गैरेज में 93 रॉल्स रॉयसेस गाड़ियां कहाँ से आ गई। सोचिए, एक अकेला हिंदुस्तानी आदमी जिसके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी, कोई आर्मी भी नहीं थी, पर फिर भी अमेरिका जैसी सुपर पावर उससे इतना डर गई कि दुनिया के 21 देशों ने अपने बॉर्डर उसके लिए हमेशा के लिए सील कर दिए। लोग कहते हैं वो भगवान था, बट अकॉर्डिंग टू साइंस उस इंसान ने इंसानी साइकोलॉजी एंड मास हिप्नोसिस का एक ऐसा डार्क कोड क्रैक कर लिया था जिससे वो किसी के भी सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से हैक कर सकता था। है ना ये इंटरेस्टिंग? आज दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल स्पिरिचुअल गुरु का वो सच सामने आएगा जिसे दबाने की बहुत कोशिश की गई। ये कहानी ओशो रजनीश की नहीं है, ये कहानी है इंसानी दिमाग को गुलाम बनाने की। तो किसी भी क्रिमिनल जीनियस या भगवान की शुरुआत उसके बचपन से होती है। तो आइए जानते हैं इनका बचपन। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कचवाहा में एक बच्चे का जन्म हुआ, चंद्र मोहन जैन। बाहर से वो एक आम जैन परिवार का बच्चा था, पर उसके अंदर का दिमाग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसकी साइकोलॉजी बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग ऑपरेट करती थी। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेला करते थे, चंद्र मोहन अपनी डेथ एंड सोल के बारे में सोचा करता था। उसके अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत डीप कनेक्शन था। जब वो सिर्फ 7 साल के थे, तब उनके नाना जी की डेथ हो गई। उस दिन एक आम बच्चा होता तो जरूर रोता, पर चंद्र मोहन ने मौत को एक ऑब्जर्वर की तरह देखा। उसके अंदर से डर हमेशा के लिए निकल गया और यहीं से शुरू हुई हिस्ट्री की सबसे बड़ी बगावत। चंद्रमोहन को समझ आ गया था कि सोसाइटी इंसानों को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक चीज का यूज करती है, डर। और उस डर का सबसे बड़ा टूल है धर्म, यानी कि रिलीजन। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, तब उसने मंदिर के बाहर खड़े होकर पूजा करने वाले लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने पूरी सदियों पुरानी कंडीशनिंग को ठुकरा दिया। उसने फिलॉसफी की स्टडीज शुरू की और यूनिवर्सिटी ऑफ सागर से डिग्री ली। उसने दुनिया के सारे बड़े थिंकर्स को पढ़ा, पर वो उनसे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ। वो उनके पैटर्न समझ रहा था। वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहा था, वो इंसानी दिमाग के सॉफ्टवेयर को डीकोड कर रहा था। उसने समझ लिया था कि अगर आप किसी से उसका भगवान और उसका धर्म छीन लें, तो उसका दिमाग एक ब्लैंक कैनवस की तरह हो जाता है, एक ऐसी खाली जगह जिसे आप अपनी मर्जी से भर सकते हैं। एक 21 साल का लड़का जिसे मंदिर मस्जिद से नफरत थी, जिसने अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को पूरी तरह से फॉर्मेट कर दिया था। 21 मार्च 1953, भनवर्तल गार्डन, जबलपुर। उस रात चंद्रमोहन को कुछ ऐसा दिखा, कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने उसके पूरे डीएनए को बदल दिया। वो कहते हैं कि उस रात चंद्रमोहन जैन मर गया और ओशो का जन्म हुआ। पर क्या सच में वो एनलाइटमेंट था, या फिर उस रात उसने इंसानों को हिप्नोटाइज करने का वो आखिरी पासवर्ड ढूंढ लिया था जिसने आगे चलकर आधी दुनिया को पागल कर दिया। तो चलिए बात करते हैं द अल्टीमेट टैबू एंड द सेक्स गुरु की। सदियों से हर धर्म, हर बाबा और हर ग्रंथ ने इंसान को एक ही बात सिखाई थी, अगर भगवान को पाना है तो अपनी इच्छाओं को मार दो, अपने अंदर के जानवर को बांध दो। ब्रह्मचार्य यानी कि सेलिबेसी के बिना स्पिरिचुअलिटी नामुमकिन है। लेकिन फिर साल आता है 1968, मुंबई का गोवालिया टैंक मैदान। हजारों लोग वहां एक नए उभरते हुए सन्यासी को सुनने आए थे। उन्हें लगा कि आज तो कोई भजन या कीर्तन होगा, आत्मा और परमात्मा की बातें होंगी। लेकिन उस दिन ओशो ने माइक पकड़ा और एक ऐसी बात कही जिसने पूरी इंडियन सोसाइटी के दिमाग का सॉफ्टवेयर क्रैश कर दिया। उस लेक्चर का नाम था संभोग से समाधि की ओर, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। सोचिए, एक ऐसी सोसाइटी जहां सेक्स शब्द बोलना भी शर्म की बात मानी जाती थी, वहां एक सन्यासी भगवे कपड़े पहनकर कह रहा था कि सेक्स को दबाओ मत,
ये तुम्हारी सबसे नेचुरल, सबसे प्योर एनर्जी है। जब तुम इस एनर्जी को फुल्ली एक्सपीरियंस करते हो, सिर्फ तभी तुम इसे ट्रांसेंड कर सकते हो या इससे ऊपर उठ सकते हो। ओशो ने यहाँ लोगों को बताया कि दुनिया में जितना भी क्राइम है, जितनी भी मेंटल इलनेस है, वो डिजायर्स को सप्रेस करने की वजह से है। एक स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो उतनी ही जोर से उछलेगा। उन्होंने कहा कि फिजिकल इंटीमेसी का वो पीक मोमेंट ही वो अकेलापन है जब इंसान का दिमाग पूरी तरह से थॉटलेस यानी कि शून्य हो जाता है, और वही शून्य मेडिटेशन की पहली सीढ़ी है। ये सुनते ही पूरे देश में आग सी लग गई। हिंदुस्तान के सारे धर्म गुरु उनके खिलाफ खड़े हो गए। उनकी पब्लिक मीटिंग्स में उन पर जूते फेंके गए, पत्थर मारे गए। मीडिया ने हेडलाइंस छाप दी और उन्हें एक नया नाम दे दिया गया, द सेक्स गुरु। लेकिन मीडिया को ये नहीं पता था कि वो ओशो के बनाए हुए एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल गेम में फंस चुके थे। ओशो कोई आम बाबा नहीं थे, वो इंसानी दिमाग के सबसे बड़े हैकर थे। वो जानते थे कि सोसाइटी जिस चीज को सबसे ज्यादा दबाती है, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज की उतनी ही ज्यादा भूख होती है। सेक्स गुरु के लेबल ने उन्हें बदनाम जरूर किया, पर इस नेगेटिव पीआर ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया। और ये एक अल्टीमेट पैटर्न इंटरप्ट था। जो लोग पुरानी परंपराओं से घुटन महसूस कर रहे थे, उनके लिए ओशो एक आज़ादी का नया रास्ता बन गया। पुराने बाबाओं के पास बूढ़े लोग जाते थे, पर ओशो के पास जवान खून आने लगा। अमेरिका एंड यूरोप के अमीर लोग जो मटेरियलिज्म और स्ट्रिक्ट रिलीजन से परेशान थे, वो अपना सब कुछ बेचकर इंडिया आने लगे। ओशो ने रिलीजन को बोरिंग से बदलकर ग्लैमरस बना दिया था। उनके आश्रम में ध्यान के साथ साथ पार्टीज होती थी, डांस होता था एंड एब्सोल्यूट आज़ादी थी। एक सिंगल कंट्रोवर्सी ने उन्हें लोकल इंडियन स्पीकर से ग्लोबल फिनोमिना बना दिया। उन्होंने प्रूव कर दिया था कि इंसानी दिमाग को वहां हिट करो जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर है, और लोग तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। लेकिन ये तो सिर्फ आज़ादी की शुरुआत थी। अब ये रिच फॉलोअर्स अपना सारा पैसा ओशो के कदमों में डालने लगे। तब उस पैसे ने आश्रम की रूपरेखा बदलनी शुरू कर दी। स्पिरिचुअल आश्रम अब एक कॉरपोरेट एम्पायर बनने वाला था, और इस एम्पायर के सेंटर में खड़ी होने वाली थी दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियां। अगले चैप्टर में हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। आखिर एक सन्यासी को 93 रॉल्स रॉयसेस की जरूरत क्यों पड़ गई? वी शुड टॉक ऑन दिस। हिंदुस्तान में सदियों से साधु संतों की एक ही इमेज रही है, एक इंसान जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर फटे हुए कपड़ों में भूखे पेट भगवान को याद करता है। हमने हमेशा गरीबी को होली यानी कि पवित्र माना है, पर ओशो ने इस सोच को एक बहुत बड़ा झटका दिया। उन्होंने कहा, गरीबी कोई आशीर्वाद नहीं है, गरीबी एक बीमारी है। एक भूखा आदमी ध्यान या मेडिटेशन नहीं कर सकता, वो सिर्फ रोटी के बारे में सोचता है। और इस फिलॉसफी को उन्होंने सिर्फ बोला नहीं, उनको हिस्ट्री के सबसे एक्सट्रीम और कंट्रोवर्शियल तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। 1980s का दौर था। अमेरिका के ओरेगन डेजर्ट में बनाया गया ओशो का नया शहर, रजनीशपुरम। इस शहर के सेंटर में एक गैरेज था, जिसे देखकर दुनिया के सबसे बड़े बिलियनियर्स का भी ईगो टूट जाता था। उस गैरेज में एक या दो नहीं, पूरी 93 कस्टम मेड रॉल्स रॉयसेस खड़ी थी। हर गाड़ी का रंग अलग, डिजाइन अलग। और उनके आश्रम का टारगेट था कि ओशो के पास 365 रॉल्स रॉयसेस होनी चाहिए, साल के हर एक दिन के लिए एक नई रॉल्स रॉयस। सोचिए, एक सन्यासी जो कहता है मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, वो दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों का खलीफा लेकर घूम रहा था। मीडिया वाले पागल हो गए, दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स आश्रम के बाहर खड़े हो गए। पर यहाँ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट था। वो गाड़ियाँ ओशो ने नहीं खरीदी थी, ये सारी गाड़ियाँ उनके अमीर फॉलोअर्स ने उन्हें गिफ्ट की थी। हर हफ्ते एक नया फॉलोअर अपना सब कुछ बेचकर आश्रम में एक नई रॉल्स रॉयस डोनेट कर देता था। लेकिन इसके पीछे ओशो का मास्टर प्लान क्या था? क्या वो सच में मटेरियलिस्टिक थे? जो आदमी दिन के 23 घंटे अपने अकेले कमरे में चुपचाप बैठा रहता हो, उसे इन गाड़ियों का क्या शौक? इसका जवाब ओशो ने खुद दिया था। उन्होंने कहा था कि ये गाड़ियाँ अमेरिकन सोसाइटी के मुंह पर एक प्रैक्टिकल जोक है। अमेरिका पैसा और मटेरियलिज्म को पूजता है,
ओशो ने उन्हीं के देश में जाकर उनके ही गेम में उन्हें हरा दिया। उन्होंने दुनिया को आईना दिखाया। ओशो ने कहा, दुनिया को मेरे मेडिटेशन और मेरे ज्ञान देने से कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया की जेलसी मेरी गाड़ियों से है। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे कि एक स्पिरिचुअल गुरु उनसे ज़्यादा अमीर कैसे हो सकता है। हर दोपहर ओशो एक नई रोल्स रॉयस में आश्रम की सड़क पर निकलते। वो कुछ नहीं बोलते थे। गाड़ी की स्पीड बिल्कुल स्लो होती। वो बस शीशे के पीछे से अपने फॉलोअर्स की आंखों में देखते रहते और लोग लोग रोने लगते थे। उनकी गाड़ी के आगे फूल बिछाते थे, नाचते थे, ध्यान में चले जाते थे। एक लग्जरी कार ओशो के हाथ में एक स्पिरिचुअल प्रॉप, एक हिप्नोसिस का टूल बन चुकी थी। ओशो ने पॉवर्टी को आउटडेट कर दिया था एंड स्पिरिचुअलिटी को एक लग्जरी ब्रांड बना दिया था। इसे एक मास्टर स्ट्रोक ने ओशो के उन फॉलोअर्स को फिल्टर कर दिया जो सिर्फ मुफ्त का ज्ञान लेने आते थे, और उन लोगों को अट्रैक्ट किया जो दुनिया भर का पैसा कमाकर भी अंदर से खाली थे। लेकिन जब आपके पास इतनी बेहिसाब दौलत हो, जब आपके पास 64,000 एकड़ का अपना खुद का शहर हो जिसके अपने खुद के रूल्स हो, जब दुनिया की सबसे पावरफुल गवर्नमेंट आपको अपना दुश्मन मानने लगे, तब इस दौलत को बचाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ताकत की, हथियारों की। अमीर होना एक बात है, पर एक स्पिरिचुअल आश्रम के अंदर अपनी खुद की एक प्राइवेट आर्मी बनाना, जिनके हाथों में ध्यान की माला नहीं बल्कि लोडेड AK-47 थी। ये कोई भगवान थे या कोई और? भगवान से भगोड़े तक का सफ़र अब शुरू होने वाला था। इस चैप्टर में हम घुसेंगे रजनीशपुरम आश्रम के उस डार्क जोन में जहां शांति की जगह गोलियां चलाने की तैयारी हो रही थी, और जहां पॉवर ने एक उटोपियो को हिस्ट्री के सबसे खतरनाक कल्ट में बदल दिया। ध्यान और हथियार, मेडिटेशन एंड मर्डर। दुनिया के किसी भी धर्म में इन दोनों शब्दों को एक साथ नहीं रखा गया, पर ओशो के आश्रम में सारे पुराने नियम आग में जला दिए गए थे। रजनीशपुरम अब सिर्फ एक ध्यान केंद्र नहीं रहा था। ये 64,000 एकड़ का एक इंडिपेंडेंट देश बन चुका था। इनकी अपनी इकोनॉमी थी, अपना खुद का एयरपोर्ट था, अपना डैम था, और सबसे हैरान करने वाली बात, इनकी अपनी एक हेविली आर्म्ड पुलिस फोर्स थी। इमेजिन कीजिए, रेड एंड मैरून कलर के कपड़े पहने हुए सन्यासी, गले में ओशो की माला, चेहरे पर ध्यान का सुकून, लेकिन उनके हाथों में थी अमेरिका की सबसे एडवांस्ड सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स। ये सन्यासी रजनीशपुरम के बॉर्डर पर जीप्स में पेट्रोल करते थे, स्नाइपर राइफल्स लेकर वॉच टावर्स पर खड़े होते थे। एक आम आदमी जो शांति की तलाश में अपना घर छोड़कर आया था, ओशो के आश्रम ने उसे एक कमांडो बना दिया था। मीडिया और अमेरिका की गवर्नमेंट की नींद उड़ चुकी थी। एक इंडियन गुरु के आश्रम में इतने हथियार क्या कर रहे हैं? क्या वो अमेरिका के अंदर अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं? अब बात करते हैं हथियारों की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब इसके पीछे काम कर रहा था मास माइंड कंट्रोल का सबसे पुराना एंड डेंजरस फॉर्मूला, द पेरोनिया प्रिंसिपल। ओशो एंड उनकी टॉप मैनेजमेंट, खास करके आनंद शीला, जानते थे कि अगर हजारों लोगों को एक मुट्ठी में कंट्रोल करके रखना है तो उन्हें एक एनिमी देना होगा। आसपास के ओरेगन के लोकल लोग एंड US गवर्नमेंट आश्रम के अजीबोगरीब तौर तरीकों से वैसे ही डर रहे थे। वो आश्रम का विरोध कर रहे थे। ओशो की मैनेजमेंट ने इस विरोध को आश्रम के लोगों के दिमाग में एक वॉर की तरह प्लांट कर दिया। जब आप किसी इंसान को बता देते हो कि उसकी जान खतरे में है, तब उसका लॉजिकल माइंड काम करना बंद कर देता है। वो क्वेश्चंस पूछना बंद कर देता है। वो ब्लाइंड फॉलोअर से एक सोल्जर बन जाता है। ओशो का ये मास्टर स्ट्रोक था। अंदर से आश्रम में डांस, ध्यान चल रहा था, और बाहर से वो एक मिलिट्री फोर्ट्रेस बन चुका था। अब आश्रम पूरी तरह सिक्योर था। बाहर से कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। लेकिन कहते हैं ना, जब पावर हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तब इंसान अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस जाता है। रजनीशपुरम को खतरा बाहर के लोगों से नहीं, सबसे बड़ा खतरा पनप रहा था ओशो के ठीक बगल में बैठी उसकी पर्सनल सेक्रेटरी माँ आनंद शीला के दिमाग में। बंदूकों से शुरू हुआ ये खेल अब आगे चलकर हिस्ट्री का सबसे खतरनाक रूप लेने वाला था, क्योंकि गोलियों से बचना आसान है,
पर जब आपका ही दुश्मन आपके पीने के पानी और आपके खाने में एक इनविजिबल पॉइजन मिला दे, तब आप क्या करोगे? अगले चैप्टर में हम एंटर करेंगे हिस्ट्री के सबसे बड़े बायो टेरर अटैक में, एक ऐसा चैप्टर जिसने भगवान की बनाई हुई जन्नत को एक जिंदा नरक में बदल दिया। 1984 ओशो आश्रम अब सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं था, ये ओरेगन स्टेट की लोकल पॉलिटिक्स पर कब्जा करना चाहता था। आश्रम की बाउंड्री के बाहर वॉस्को काउंटी के लोकल लोग एंड पॉलिटिशियंस इनके खिलाफ थे। वॉस्को काउंटी में इलेक्शंस आने वाले थे एंड आश्रम को अपनी मनमर्जी चलाने के लिए वहां अपनी सरकार बनानी थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उनके पास लोकल वोटर्स नहीं थे। तो आप लोकल इलेक्शंस कैसे जीतेंगे? आश्रम की टॉप मैनेजमेंट ने हिस्ट्री का सबसे भयानक और अजीब प्लान बनाया। अगर हम वोट नहीं डाल सकते तो लोकल लोगों को वोट डालने के काबिल मत छोड़ो। ओशो ने उस वक्त 3.5 साल का मौन रखा था। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता था। उनकी पूरी ताकत, उनका पूरा एम्पायर अब एक औरत संभाल रही थी, उनकी पर्सनल सेक्रेटरी माँ आनंद शीला। शीला पावर के नशे में अंधी हो चुकी थी। उसने आश्रम के अंदर एक सीक्रेट लेबोरेटरी बनवाई। वहाँ ध्यान और स्पिरिचुअलिटी नहीं, बल्कि एक डेडली बैक्टीरिया बनाया जा रहा था, सेल्मोनेला। आश्रम के सन्यासी जिन्होंने नॉन वायलेंस की कसम खाई थी, वो सन्यासी अब बॉटल्स में भरा हुआ सेल्मोनेला बैक्टीरिया लेकर वॉस्को काउंटी के 10 अलग अलग रेस्टोरेंट्स में गए। उन्होंने चुपचाप वो बैक्टीरिया वहाँ के सैलेड बार्स में, पानी में और खाने में मिला दिया। नतीजा, 751 लोकल लोग बुरी तरह बीमार पड़ गए। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं बची। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब मौत के कगार पर थे। अमेरिका के इतिहास का ये सबसे बड़ा और सबसे पहला बायो टेरर अटैक था और इसको अंजाम दिया था एक स्पिरिचुअल बाबा के फॉलोअर्स ने। सोचिए, एक आम इंसान जो शायद कल तक इंजीनियर बनना चाहता था या एक डॉक्टर था या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, वो अचानक बायो टेररिस्ट कैसे बन गया? वो एक इनोसेंट बच्चे को जहर देने के लिए कैसे तैयार हो गया? लेकिन शीला यहाँ नहीं रुकी। आश्रम के अंदर एक डिक्टेटर रूल शुरू हो चुका था। ओशो के खुद के कमरे में हिडन माइक्रोफोन्स लगवा दिए गए थे। आश्रम से भागने की कोशिश करने वालों को नशे के इंजेक्शन्स दिए जाने लगे। आनंद शीला ने यूएस अटॉर्नी को मारने की पूरी साजिश रच डाली थी। जब ओशो ने अपना मौन तोड़ा, तब उन्हें शीला के इन कारनामों के बारे में पता चला। तब आश्रम में भूकंप आ गया। ओशो ने खुलेआम शीला को एक्सपोज किया। शीला रातों रात आश्रम छोड़कर यूरोप भाग गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहर की बोतल खुल चुकी थी। एफबीआई, जिसे सालों से एक मौका चाहिए था इस आश्रम को तबाह करने का, उसने अपनी पूरी ताकत के साथ रजनीशपुरम पर रेड मार दी। दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल भगवान अब जंजीरों में जकड़ा जाने वाला था। अगले चैप्टर में हम आखिरी और सबसे मिस्टीरियस सच से पर्दा उठाएंगे। जब ओशो को अमेरिकन जेल्स में डाला गया, तब क्या सच में सीआईए ने उन्हें चुपके से थेलियम नाम का एक रेडियो एक्टिव पॉइजन दिया था? क्या सुपर पावर अमेरिका इस इंडियन सन्यासी की पावर से इतना डर गया था कि उन्हें उसे बिना सबूत के धोखे से मारना पड़ा? अक्टूबर 1985, रात का अंधेरा। एक प्राइवेट जेट चुपचाप अमेरिका छोड़ने की तैयारी कर रहा था, पर रनवे पर अचानक यूएस मार्शल एंड एफबीआई के एजेंट्स ने प्लेन को घेर लिया। जो इंसान कल तक 93 रोल्स रॉयसेस में घूमता था, जिसके एक इशारे पर हजारों लोग जान देने को तैयार थे, आज उसके हाथों में हथकड़ी और पैरों में लोहे की चेन्स डाल दी गई थी। ओशो अरेस्ट हो चुके थे, पर अरेस्ट होने के बाद उनके साथ जो हुआ वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से ज़्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस है। अमेरिका चाहता तो उन्हें सीधा ओरेगन की कोर्ट में ले जा सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। ओशो को 12 दिनों तक बिना किसी वजह के अमेरिका की अलग अलग जेल्स में घुमाया गया। उनका नाम रिकॉर्ड से गायब कर दिया गया। उन्हें डेविड वॉशिंगटन जैसी फेक आईडीज के नाम से जेल्स में रखा गया। क्यों? एक अकेले सन्यासी से इतना डर? कहा जाता है कि इन 12 दिनों में सीआईए एंड अमेरिकन एजेंसीज ने इंसानी दिमाग के इस सबसे बड़े हैकर को हमेशा के लिए चुप कराने का प्लान एग्जीक्यूट किया। जब ओशो जेल से बाहर आए तो उनकी बॉडी पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्होंने दुनिया के सामने आकर एक ऐसा दावा किया, लेकिन एक अकेले सन्यासी से इन्हें इतना डर क्यों था? कहा जाता है कि इन 12 दिनों में सीआईए एंड अमेरिकन एजेंसीज ने इंसानी दिमाग के इस सबसे बड़े हैकर को हमेशा के लिए चुप कराने का प्लान एग्जीक्यूट किया। जब ओशो जेल से बाहर आए
तब उनकी बॉडी पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्होंने दुनिया के सामने आकर एक ऐसा दावा किया जिसने सबको हिला दिया। उन्होंने कहा कि जेल में उन्हें थेलियम नाम का एक रेडियो एक्टिव और स्लो पॉइजन दिया गया है, एक ऐसा जहर जो किसी टेस्ट में पकड़ा नहीं जाता, पर धीरे धीरे इंसान के नर्वस सिस्टम को अंदर से खा जाता है। अमेरिका ने उन्हें डिपोर्ट कर दिया, पर इस मास्टर हिप्नोटिस्ट का खौफ दुनिया भर में इस लेवल तक फैल चुका था कि एक के बाद एक 21 देशों ने ओशो के लिए अपने बॉर्डर्स हमेशा के लिए सील कर दिए। इंग्लैंड, जर्मनी, ग्रीस, इटली, किसी ने उन्हें एंट्री नहीं दी। इस वक्त पर दुनिया को मुट्ठी में रखने वाला ये इंसान अब एक आसमान के नीचे अकेला खड़ा था, जिसका कोई देश नहीं था। तो आखिरकार जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, उन्हें वापस वहीं आना पड़ा। ओशो वापस पूना अपने आश्रम आ गए, पर जेल के उस जहर ने अपना काम कर दिया था। उनकी हेल्थ हर रोज गिरने लगी और फिर 19 जनवरी 1990 को इस कंट्रोवर्शियल भगवान ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मरने से पहले उन्होंने अपनी समाधि पर एक ऐसा मैसेज लिखवाया, एक ऐसी लाइन जो उनके मौत के बाद भी उनकी ईगो, उनकी पावर और उनके माइंड हैक का सबसे बड़ा प्रूफ है। उन्होंने अपनी समाधि पर लिखवाया, ओशो, नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट बिटवीन 11 दिसंबर 1931 एंड 19 जनवरी 1990। ना वो कभी पैदा हुए, ना कभी मरे, सिर्फ इस धरती पर घूमने आए थे। उसने आते वक्त भी किसी धर्म को नहीं माना और जाते वक्त भी मौत को एक्सेप्ट तक नहीं किया। आज ओशो को गए हुए काफ़ी साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स, टेक जीनियस एंड हॉलीवुड स्टार्स छुपकर उनकी किताबें पढ़ते हैं। उनकी आवाज़ में आज भी वो हिप्नोसिस है जो मुर्दे दिमाग को जिंदा कर सकती है। मैंने ये कहानी आपको इसलिए नहीं सुनाई कि आप उन्हें जज करें, बल्कि इसलिए सुनाई ताकि आप इंसानी दिमाग की ताकत को समझ सकें। एक तरफ वो आदमी था जिसने धोखे, मैनिपुलेशन एंड कल्ट साइकोलॉजी से हजारों लोगों को अपना गुलाम बनाया, जिसने वायलेंस को जन्म दिया और एक पूरे शहर को आग लगा दी। और दूसरी तरफ एक ऐसी जीनियस सोल थी जिसने इंसान को उसके अंदर के डर, गिल्ट एंड सोसाइटी की जंजीरों से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। अमेरिका ने उन्हें डिपोर्ट कर दिया, 21 देशों ने अपने बॉर्डर सील कर दिए। आखिरकार ओशो वापस पुणे आ गए, पर जेल के जहर ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। 19 जनवरी 1990 को इस कंट्रोवर्शियल सन्यासी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उनकी समाधि पर लिखा गया, ओशो, नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट अर्थ। उन्होंने आते वक्त भी किसी धर्म को नहीं माना और जाते वक्त भी मौत को एक्सेप्ट नहीं किया। आपको लगता होगा कि लोग ओशो से इसलिए नफरत करते थे क्योंकि उनके पास रोल्स रॉयस थी या उनके आश्रम में आज़ादी थी। नहीं, सोसाइटी उनसे इसलिए डरती थी क्योंकि उन्होंने हमारी सदियों पुरानी रूढ़िवादी सोच की धज्जियां उड़ा दी थी। उन्होंने हमारी सोसाइटी के सबसे पवित्र रिश्तों को लॉजिक की एक ऐसी कसौटी पर रखा जहां सब कुछ खोखला नजर आने लगा। हमारे समाज में बचपन से ही एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, आज्ञाकारी बनो, बी दी ओबीडियंट चाइल्ड। माँ बाप, टीचर्स एंड सोसाइटी की हर बात मानो। पर ओशो ने एक ऐसी बात कही जिसने मिडिल क्लास मेंटालिटी की नींव हिला दी। एक आज्ञाकारी बेटा दरअसल एक मानसिक तौर पर साइकोलॉजिकली सिक इंसान है। उनके अकॉर्डिंग जो बच्चा कभी बगावत नहीं करता, वो कभी भी अपना खुद का वजूद नहीं बना पाता है। ये सोसाइटी आज्ञाकारी लोगों को इसलिए पूछती है क्योंकि गुलामों को कंट्रोल करना आसान होता है। जरा सोचिए इस बात पर, ये सुनने में कितनी कड़वी और बेतुकी लगती है ना। हमारा इमोशनल दिमाग तुरंत कहता है कि ये आदमी हमारे संस्कार खत्म कर रहा है या ये शैतान है। पर एक सेकंड के लिए अपने लॉजिकल माइंड को आवाज़ दीजिए, क्या वाकई हमारी पूरी जिंदगी, हमारी पढ़ाई, शादी, करियर के फैसले सिर्फ इसलिए नहीं है ताकि सोसाइटी हमें एक अच्छा बेटा या अच्छा इंसान का सर्टिफिकेट दे दे? क्या हम सच में आज़ाद हैं या सिर्फ सदियों पहले सोसाइटी की लिखी हुई किसी स्क्रिप्ट के गुलाम? ओशो ने लोगों को अपने फॉलोअर्स बनने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने लोगों को सोसाइटी की इस मैट्रिक्स से बाहर आने को कहा था। और यही है इस इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। एक तरफ वो लीडर था जिसके आश्रम ने धोखे और मैनिपुलेशन से पावर को हथियाया,
बायो टेररिज्म किया और एक उटोपिया को नरक बना दिया। और दूसरी तरफ वो अकेला आज़ाद थिंकर था जिसने आपको उस साइकोलॉजिकल जेल का आईना दिखाया जिसमें हम सब आज भी बंद हैं। तो अब मैं इस कहानी का फैसला आप पर छोड़ती हूँ। दिमाग को आज़ाद करना कोई आसान काम नहीं है, पर पूरी कहानी सुनने के बाद आज आप खुद को और इस सोसाइटी को किस नज़र से देखते हैं? क्या ओशो सच में हिस्ट्री के सबसे शातिर फ्रॉड और इंसानी दिमाग से खेलने वाले एक डार्क माइंड हैकर थे, या फिर वो इस सेंचुरी के सबसे आज़ाद और अवेकेंड गुरु थे जिनकी बातें समझने की औकात शायद इस सोसाइटी की कभी नहीं थी? तो मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। एंड मैं मिलती हूँ आपसे अगली ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।